Welcome back. In this video, we are going to crack the most important previous year question from the chapter Alternating Current. So let's dive in and make sure you are well prepared for your exams. Let's solve a very important numerical जो कि CBSE 2023 में आया है. Question says a voltage signal is described by V equal to V naught for this particular time interval and V equal to 0 for this particular time interval for a full cycle. ये पूरी साइकिल 0 से लेके t पूरे एक टाइम पीरियड के लिए मेंशन किया हुआ है वोल्टेज की वैल्यू. हमें कैलकुलेट करना है उसकी RMS वैल्यू. दीज आर द 4 ऑप्शन. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज की दो वैल्यू दी है, दिस एंड दैट. तो इन दोनों को हम लोग करते क्या है, V1 और V2 ले लेते हैं. V1 V नॉट गिवन है जो कि पहले हाफ टाइम पीरियड तक है, 0 से लेके कैपिटल T हाफ तक, और V2 जो है वो 0 गिवन है T हाफ से लेके T तक. तो मैंने V1 और V2 दो वोल्टेजेस की वैल्यू को मान लिया. अब बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि RMS एक्चुअली निकालें कैसे, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर. RMS का यही मतलब होता है. लिखेंगे इसको इस तरीके से ऑफ कोर्स, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग उल्टा है. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसका मीन लेंगे एंड देन फिर उसका रूट करेंगे और हमारी RMS वैल्यू आ जाएगी. तो स्क्वायर कैसे होगा, पहला जो है V1 का स्क्वायर यानी कि वो V नॉट का स्क्वायर है, और दूसरा V2 यानी कि 0 का स्क्वायर है. तो पहला काम हमारा हो गया, हमने स्क्वायर कर लिया. अब हमें इसका क्या करना है, मीन करना है. मीन कैसे निकालते हैं दो वैल्यू का, दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2, यानी इन्हीं स्क्वायर वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट V नॉट स्क्वायर अपॉन में 2. एंड देन फाइनली इसका रूट लेना है, तो इस पूरे का रूट ले लेंगे. रूट में ऊपर V नॉट बाहर और नीचे √2, तो V नॉट बाई √2 एंड दैट इज ऑप्शन ए. Question says a device X is connected across an AC source of voltage, this V naught sin omega t. The current through X is given by this particular equation. We have to identify the device X. Then how does the reactance of the device X varies with the frequency of AC? Show this variation graphically. And third part कह रहा है कि draw the phasor diagram for the device X. तो पहले X पता चल जाए, बाकी काम easily हो जाएगा. हमें दो पार्ट क्वेश्चन में गिवन है, V नॉट गिवन है और I नॉट V की एक्सप्रेशन गिवन है एंड I का एक्सप्रेशन गिवन है. यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो V का एक्सप्रेशन उसमें ओमेगा टी और I में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यानी कि करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाई 2. अब ये याद रखने की चीज़ है कि करंट अगर लीड कर रहा है वोल्टेज से तो वो कैपेसिटर का केस होगा. ओके, यानी कि हमें एक चीज़ पता चली गई कि X जो है वो कैपेसिटर है, पाई बाई 2 फेज से करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को. तो ये ध्यान में रखना है. लैग का केस इंडक्टर का है, और ना लीड हो ना लैग हो वो केस हमारा रेजिस्टर वाला होता है. तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई पहला पार्ट में कि X हमारा एक कैपेसिटर है. दूसरे में पूछ रहा है कि कैसे रिएक्टेंस उसका वेरी कर रहा है ऑफ द डिवाइस X वेरी विद द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी से कैसे वेरी कर रहा है, हमें उसका वेरिएशन ग्राफिकली भी शो करना है. तो रिएक्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओमेगा 2 पाई F होता है, जहाँ F हमारी फ्रीक्वेंसी है. अब हमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी. ओके, तो X और F के बीच का हमें ग्राफ देखना है. तो यहाँ से दिख रहा है कि XC जो है और फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो उसका ग्राफ सिंपल ये हो जाएगा, इस तरीके से ये वेरी करेगा. तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे. ओके, F हमारी ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी है. और थर्ड पार्ट में हमें इसका फेजर डायग्राम पूछा है. तो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है, इन सभी के फेजर डायग्राम याद होने चाहिए. करंट चूंकि लीड कर रहा है EMF से पाई बाई 2 से, तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है. ये एक फेजर का हमने एक्सेस बनाई, यहाँ पे एक रैंडम एंगल पे हम लोग E नॉट बना देंगे. इस रैंडम एंगल को ओमेगा टी कहेंगे, जो कि हमारे वेरिएशन वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओमेगा टी टाइम वेरिंग एंगल है, और इस ये जहाँ पे भी E नॉट रहेगा, करंट उससे 90 डिग्री आगे होगा, तो एक 90 डिग्री आगे करके ये बना देंगे. इसके ये जो E नॉट और I नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वेक्टर हम लोग ने ड्रॉ किया, फेजर जिसको कहते हैं, ये उसकी लेंथ जो है वो पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट होती है. तो इसका पीक वैल्यू E नॉट है और इसका पीक वैल्यू I नॉट है, और जो इसका प्रोजेक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, जिसको E और I रिस्पेक्टिवली से रिप्रेजेंट किया. तो ये एक कंप्लीट फेजर डायग्राम हो गया कैपेसिटिव सर्किट का. Question says the instantaneous value of EMF and current in a series AC circuit, वो हमें दिया हुआ है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 रिस्पेक्टिवली.
देन इट इज़, हमें बताना क्या है, क्या वो गारंटीड है, ये दोनों चीज़ को देख के बताना है कि वो एक एलआर सर्किट है या एक आरसी सर्किट है या एक एलसीआर सर्किट है, या लास्ट ऑप्शन में वो आरसी और एलसीआर में से कोई भी हो सकता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे लीड और लैग का क्या सिचुएशन है। हमें E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 गिवन है। इसका मतलब है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन, अगर माइनस होता तो लैग करता। अब लीड का जो केस है, ये बात तय है, हमें अगेन फेजर जितने भी हैं वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, मेन फेजर्स वो हमें ध्यान में होने चाहिए। आरसी सर्किट के केस की अगर हम बात करें तो आरसी में ये चीज़ तो करेक्ट है कि करंट जो है वो लीड करता है, तो देयर इज अ गुड चांस कि ऑप्शन बी करेक्ट है। मगर ऑप्शन डी में भी आरसी दिया हुआ है, साथ में एलसीआर भी दिया, तो क्या एलसीआर में ये पॉसिबल है कि करंट जो है वो लीड करे वोल्टेज से? तो जवाब है हाँ। हम उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सा एक रिजल्ट ध्यान में रखेंगे। दो सिचुएशन एलसीआर में देखें, अगर वीएल ज्यादा है वीसी से तो करंट लैग कर जाएगा ईएमएफ से, और अगर वीएल कम है और वीसी ज्यादा है तो उसमें लीड करेगा। तो यस, इट इज पॉसिबल कि एलसीआर में भी करंट जो है वो लीड करे वोल्टेज से। आरसी में तो पक्का है, मगर एलसीआर में भी हो सकता है, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कैन बी आरसी और एलसीआर सर्किट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट होगा। Question says an alternating voltage of 220 volt is applied across a device X. ध्यान में रखने वाली बात है, बिकॉज ये यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि ये पीक है कि मीन है कि आरएमएस है। जब कुछ ना मेंशन हो, याद रखना है कि वो आरएमएस होता है, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। तो ये आरएमएस वैल्यू गिवन है, हमें एक आरएमएस वैल्यू गिवन है, कोई डिवाइस एक्स के अक्रॉस अप्लाई की गई है। A current of 22 ampere flows in a circuit and it lag behind the applied voltage by pi by 2 phase. ये लैग ही वाला हमें फाइंड आउट करने में मदद करेगा कि हमारा जो डिवाइस है वो कौन है। करंट जो है वो 22 एम्पियर, अगेन ये कुछ नहीं मेंशन है, तो ये आरएमएस वैल्यू गिवन है और ये हमारा लैग कर रहा है वोल्टेज से पाई बाई 2 रेडियन से। When the same voltage is applied across another device, अब एक दूसरी डिवाइस है Y, the current in the circuit remain the same and it is in phase with the applied voltage. तो करंट हमारा सेम रह रहा है और साथ में वो फेज में भी रह रहा है। तो ये तो तुरंत ही समझ में आ रहा है कि अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो y जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, बट इस पर भी हम बात भी कर लेंगे। हमको x और y को पहचानना है, नेम करना है, और दूसरा कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट जब हम लोग कंबाइन कर दें when the same voltage is applied across series combination of x y, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन के टाइम पे हमें क्या करंट मिलेगा वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सवाल में पहले क्या क्या गिवन है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हमें वी आर एम एस या ई आर एम एस जो भी बोले वो दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट में आई आर एम एस दिया है 22 एम्पियर। ठीक है, हमें एक्स और वाई बताना है। तो पहली चीज हमें दिख रहा है कि करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से पाई बाई 2 एक्स के केस में। करंट अगर लैग कर रहा है तो मतलब वो इंडक्टर है, तो एक्स हमारा एक डिवाइस है जो कि इंडक्टर है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, सिंगल डिवाइस है, आरसी और एलआर टाइप के जवाब हमें नहीं लिखने, एक्स एक सिंगल डिवाइस है, वो एक सिंगल इंडक्टर हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड केस हमें बोल रहा है कि वाई जो है उसमें करंट जो है वो सेम फेज में है जैसा अप्लाइड वोल्टेज है। सेम फेज में अगर रहेगा तो वो रेजिस्टर होता है। ध्यान में हमें अगेन इनके फेजर्स हमें याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए, किस में लैग हो रहा है किस में लीड हो रहा है, ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ सवाल है। तो ये एक्स और वाई तो हमें पता चल गया। अब हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट जब सेम वोल्टेज को अप्लाई किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई में। उससे पहले एक बात हम लोग नोटिस करेंगे, वो क्या, हम लोग क्या करेंगे ना, पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक्सएल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका क्या नीड है, हमें एक्चुअली जो करंट फाइनल सर्किट में जो कि कॉम्बिनेशन है दोनों का उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले ये तो पता चले कि कितना रेजिस्टेंस और कितना रिएक्टेंस है इंडक्टर में। तो ये पता करने के लिए हम लोग सिंपल, पहले केस में तो हमें दिया ही हुआ है कि एक्स में वोल्टेज कितना अप्लाई था और करंट कितना था, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आर इक्वल टू वी बाई आई 220 बाई पॉइंट 22 नहीं है एक्चुअली, ये 22 है, तो 220 बाई 22 करेंगे हमें 10 ओम मिल गया, तो आर तो हमें मिल गया। सेकेंड केस के लिए कुछ बात दी हुई है, सेम वोल्टेज अप्लाई किया यानी कि वही 220 अक्रॉस अनदर डिवाइस वाई द करंट इन द करंट भी सेम आ रहा है। तो अगर सेम, एक्सेल क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इंडक्टर में, ये फॉर्मूला पता होगा ऑब्वियसली।
तो हम लोग सेम वोल्टेज रखा, सेम करंट रखा तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा रिएक्टेंस की वैल्यू। तो एक्सएल और आर दोनों हमारा सेम आ गया, जितना एक्सएल उतना आर। अब दोनों का जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो कॉम्बिनेशन में हमसे कह रहा है कि अगेन सेम वोल्टेज को फिर से अप्लाई किया गया। अब कितना नेट रेजिस्टेंस है, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया, सवाल में बोला है ये बात सीरीज में। तो सीरीज के लिए जो नेट हमारा फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में इम्पिडेंस जेड, और जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अगर वो एक आरएल सर्किट है तो। ठीक है, अगर ये आरसी होता तो यहाँ पे सी आ जाता, दैट्स ऑल। तो इम्पिडेंस जेड जो है आरएल सर्किट का वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और नेट ईएमएफ जो है अगेन सेम ही अप्लाई किया गया है जो कि 220 वोल्ट है। आर और एक्सएल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि 10 का स्क्वायर 100 एंड 10 का स्क्वायर 100, 200 हो जाएगा। 200 में से 10 कॉमन निकाल लेंगे रूट के बाहर, तो रूट 2 बचेगा। 10 10 कटा, ये 22 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 1.414। जब इसको डिवाइड करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, एंड दैट इज 15.55 एम्पियर। दैट्स आवर आंसर। Question says a light bulb is rated 150 watt for 220 volt AC supply of 60 Hz frequency. तो तीन डेटा हमें गिवन है, पावर, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों को गिवन पार्ट में हम लोग लिख लेंगे, पहला काम हो गया। वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, एंड सेकेंड में आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। ये दो चीज हमें सिंपली कैलकुलेट करनी है, बिकॉज ये सिंपल सा एक रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पावर का सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, सर्किट में जब ध्यान में अगेन रखेंगे क्या कि जब कुछ नहीं मेंशन है वोल्टेज, तो वो आरएमएस ही होता है। अब अगर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला याद है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी की वैल्यू डाला 220 का स्क्वायर अपॉन में 150। अब इसको थोड़ा सा ओपन किया, जीरो कटा, इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 322.7 ओम। एक डेसिमल वैल्यू तक काफ़ी है। ओके, बड़ा नंबर है, एक डेसिमल तक काफ़ी है। नाउ हमें आरएमएस वैल्यू भी इसकी कैलकुलेट करनी है। आरएमएस हमें पता है, आई आरएमएस अगर निकालना है तो वी आरएमएस अपॉन में आर होना चाहिए। आर पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, और वी आरएमएस तो सवाल में ही गिवन था, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो 220 अपॉन 322.7। अब इसको डिवाइड करना थोड़ा सा है, बट आई थिंक डिवीजन तो सबको ही आता होगा। डिवाइड करेंगे और थोड़ा अगर ठीक से करेंगे, वी विल गेट 0.68 एम्पियर। दो डेसिमल तक ले जाएंगे, बहुत ही छोटा नंबर है। जीरो यहाँ पे 10th प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं, तो एटलीस्ट दो डेसिमल तक आंसर इसमें लिखेंगे। ओके, सो दैट्स आवर फाइनल आंसर। Let's look at the question. Prove that an ideal capacitor in an AC circuit does not dissipate power. मतलब उसमें कोई पावर का as such लॉस नहीं होता। एक आइडियल कैपेसिटर जब एक एसी सर्किट में लगा हो, दो तीन चीज़ों का ध्यान में रखना है। हमारा पावर का एवरेज फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, और एक आइडियल कैपेसिटर एसी सर्किट में उसका क्या मीनिंग है। तो आओ देखते हैं इसको। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला ये होना चाहिए। ये हमने अपने डिटेल जो एसी वाला चैप्टर डिस्कस किया वहाँ पे इसके ऊपर हमने बात की है। पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस, आई आर एम एस एंड कोसाइन ऑफ फेज, जो कि फेजर ईएमएफ और करंट का होता है, उनके बीच का फेज एंगल, फेज डिफरेंस, दैट इज फाई। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट या एक आइडियल कैपेसिटिव सर्किट अगर हम बात करें, तो उसमें फाई की वैल्यू पाई बाई टू 90 होती है, शार्प 90। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हमें एवरेज पावर निकालना है, तो वी आर एम एस, आई आर एम एस और कोसाइन वैल्यू रखनी होगी। कोसाइन वैल्यू यानी कि कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू की वैल्यू तो होती है 0, तो ये पूरा का पूरा एवरेज पावर निकल के आ गया 0, यानी कि डज नॉट डिसिपेट पावर, वो हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन सेज फॉर अ गिवन AC I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, show that the average power dissipated in a resistor R over a complete cycle is this, half I naught square R। ठीक है, तो पहली चीज की एवरेज पावर जो डिसिपेट होगा एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, तो पावर का फॉर्मूला वहाँ आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है,
यहीं पे अगर हम लोग v इक्वल टू आई आर रखें, आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो आर आर कट के हमें आई स्क्वायर आर यानी ये फॉर्मूला भी मिलेगा। तो पावर का एक फॉर्मूला हमारा ये होता है। यहाँ पे एवरेज कह रहा है तो हम लोग एक बार लगाते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बार हमें बता रहा है कि हमें एवरेज निकालना है। अब गिवन है हमें आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन कि गिवन है हमें ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम एवरेज पावर निकालना है और दिखाना है कि उसको ये इसके बराबर है, तो पहले तो आई, यहाँ पे आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर और इसका एवरेज। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हमको जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका एवरेज कुछ नहीं, उसका एवरेज वही क्वांटिटी होती है। तो आर का एवरेज तो आर ही होगा, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज भी आई नॉट स्क्वायर होगा, उसका एवरेज निकालने का कोई काम नहीं। जो वेरिएबल है टाइम डिपेंडेंट टर्म है, इसी का एवरेज हमें निकालना है। तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। अब स्क्वायर है, इसका एवरेज निकालने का एक तरीका है कि पूरा इसको कैलकुलेट करें फुल टाइम पीरियड पे। दूसरा तरीका है कि इसको किसी सिंपलर फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर लें। तो ओके, तो हम साइन स्क्वायर को क्या क्या लिख सकते हैं, हाफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये लीनियर टर्म बन गया, इसमें कोई स्क्वायर टर्म नहीं है। हाफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जब इसका एवरेज करेंगे तो हाफ का एवरेज तो हाफ ही रहेगा। कॉस का जो टर्म है उसमें याद रखना है हमें कि कॉस थीटा का जो एवरेज होता है फुल साइकिल पे, एवरेज मतलब इसका एवरेज 0 होता है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये डेरिवेशन में भी यूजफुल है। तो कॉस का जो एवरेज है वो हमारा 0 होता है, और ये टर्म कोसाइन है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये टाइम डिपेंडेंट भी है तो इसका एवरेज 0 हो जाएगा। तो हमें मिल गया हाफ माइनस 0 विच इज हाफ, यानी कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला टर्म है उसकी जगह हमें मिल गया हाफ। तो पावर एवरेज हो गया 1/2 आई स्क्वायर आर, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा सिंपली प्रूफ हो गया। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जो सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन सेज अ फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल of two inductors of inductance L1 and L2 with angular frequency omega। शॉर्ट में XL और ओमेगा के बीच का एक ग्राफ गिवन है दो इंडक्टर L1 और L2 के लिए। यहाँ एंगल भी बनाया कि कितना कितना ये बना रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L2। ये चार ऑप्शन गिवन है। ओके, सीबीएसई 2024 क्वेश्चन में हमें जो ग्राफ गिवन है उसको समझने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं, एक्सेल एक्चुअली एल के साथ रिलेशन क्या रखता है। तो ये हमें पता ही है, एक्सेल ओमेगा एल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें फिगर आउट करना है एल का रेशियो। तो पहले तो एल तो पता चले, तो एल हमारा एक्सेल अपॉन ओमेगा होता है। और अगर हम लोग देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सेल अपॉन ओमेगा, तो वो और कुछ नहीं, इस ग्राफ का स्लोप है। तो इट इज अ स्लोप ऑफ एक्सेल वर्सेस ओमेगा ग्राफ। तो अगर मुझे L1 चाहिए तो L1 वाले ग्राफ का स्लोप निकाल लें, और L2 चाहिए तो L2 वाले का स्लोप निकाल लें। दैट्स ऑल। निकालेंगे कैसे? L1 के लिए हम लोग थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो tan 30 1/√3। L2 60 डिग्री है तो tan 60 √3। अब सिंपली रेशियो ले लेते हैं, L1 अपॉन L2। तो 1/√3 अपॉन √3 कुछ नहीं है तो y1। ये हमें √3 ये वाला रखा, और ये हमने ये वाला रखा। अब इसको फ्लिप करेंगे, 1/√3 इंटू 1/√3, √3 √3 3 हो गया। दैट इज ऑप्शन सिंपली डी।